आप सभी बच्चों का स्वागत है। जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान से रिलेटेड कुछ जानकारी आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आप अपने हौसले से एवं ज्ञान के बल पर आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। आज कई दृष्टिबाधित बच्चे अपने ज्ञान के बल पर उच्च पदों पर आसीन हैं। उनकी दृष्टिबाधिता उनके प्रयास में बाधा नहीं है, क्योंकि आत्मनिर्भर बनने का सपना उन्हें हौसला देता है। आपके इसी प्रयास में हम आपके साथ हैं। हमारा उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से आपके जीवन को रोशन करना है। तो बच्चों, जो काम करो पूरी निष्ठा से करो। अविश्वास के जहर को कभी पास मत फटकने दो। निष्ठा और विश्वास मनुष्य की नियति बदल देते हैं। जीव विज्ञान। जीव विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी का अर्थ है जीवन और अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन कहलाता है बायोलॉजी। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क यानी फ्रांस के थे एवं ट्रेविनरस जो जर्मनी के थे नामक वैज्ञानिकों ने 1801 में किया था। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के काल में हुआ। उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। इन्हें जंतु विज्ञान के जनक भी कहते हैं। जीवधारियों का वर्गीकरण। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया गया, जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। लीनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टम नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत में बांटा, पहला पादप जगत तथा दूसरा जंतु जगत। लीनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उसी के आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहते हैं। जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण। परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः हिटकर द्वारा सन 1969 में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। इसके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत में बांटा गया। पहला मोनेरा, दूसरा प्रेटिस्टा, तीसरा पादप, चौथा कवक एवं 5वां जंतु। पहला मोनेरा। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। दूसरा है प्रोटिस्टा। इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्रायः जलीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित युग्लिना इसी जगत में है। यह 2 प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित, इसके अंतर्गत साधारणतया प्रोटोजोआ आते हैं। तीसरा पादप। इस जगत में प्रायः वे सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। शैवाल, मॉस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजी पौधे इसी जगत के अंग हैं। नंबर 4 फंगी यानी कवक। इस जगत में वे यूकेरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं, जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतरपोषी होते हैं। ये परजीवी अर्थात अथवा मृतोपजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति
काइटिन की बनी होती है। पांचवा जंतु यानी एनिमल। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यूकेरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इस जगत के अंग हैं। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। सन 1753 में कैरोलस नीनियस नामक वैज्ञानिक, जिन्हें वर्गीकी का जन्मदाता भी कहा जाता है, इन्होंने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश नाम तथा दूसरा शब्द जाति नाम कहलाता है। वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गीकीविद यानी वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है, जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस लिन है। वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सैपियंस है। लिन वास्तव में लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमो सैपियंस नाम से पुकारा। कोशिका विभाजन। जीव द्रव्य। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजी के द्वारा सन 1839 में किया गया। यह एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारभासी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं। हैक्सले के अनुसार जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य दो भागों में बटा होता है। पहला कोशिका द्रव। यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। दूसरा केंद्रक द्रव्य। यह कोशिका में केंद्र के अंदर रहता है। जीव द्रव्य का 99% भाग निम्न चार तत्वों से मिलकर बना है। पहला ऑक्सीजन जो 76% होता है। दूसरा कार्बन जो 10.5% होता है। तीसरा हाइड्रोजन जो 10% होता है। चौथा नाइट्रोजन जो 2.5% होता है। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 का होता है। कोशिका यानी सेल। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को काइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में किया था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलिसोपिक्टकमा की है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादन 1838 से 39 में स्लाइडेन और स्वान ने किया था। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। पहला, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। दूसरा, प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। तीसरा, प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं। फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। चौथा, कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। कोशिका दो प्रकार की होती है। पहला प्राकेरियोटिक, दूसरा यूकेरियोटिक। प्राकेरियोटिक कोशिका। इन कोशिकाओं में
हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता। केवल डीएनए का सूत्र ही गुण सूत्र के रूप में पड़ा रहता है। अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होता। जीवाणुओं एवं नील रहित शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं मिलती हैं। यूकेरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण, केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमेटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होते हैं। कोशिका के मुख्य भाग, पहला है कोशिका भित्ति। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। दूसरा है कोशिका झिल्ली। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। तीसरा है तारक काय। इसकी खोज बोबेरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारक काय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है, जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। चौथा अंतःप्रदव्य जलिका। एक ओर यह केंद्रक झिल्ली से व दूसरी ओर कोशिका कला से संबंध होता है। इस जालिका के कुछ भागों पर किनारे किनारे छोटी छोटी कड़िकाएं लगी रहती हैं, जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। इनका मुख्य कार्य उन सभी वसाओं एवं प्रोटीनों का संचरण करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। पांचवा राइबोसोम। इसकी खोज पैलेंड ने की थी। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन को बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। नंबर 6 माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज अल्टमैन ने 1886 में की थी। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। नंबर 7 गोल्जी काय। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी, जो कि इटली के वैज्ञानिक थे, इन्होंने की थी। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीनों व अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। ये पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती हैं। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती हैं। इस प्रकार गोल्जी काय को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंध भी कह सकते हैं। ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। 8वां लाइसोसोम। इसकी खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म गोल इकाई झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना है। इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना है। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। यदि पूर्ण क्षतिग्रस्त
या मृत कोशिकाओं को नष्ट करने की आवश्यकता हो तो ये झिल्ली तोड़कर एक ही बार में अपना सारा द्रव्य मुक्त कर देते हैं। चूंकि इस क्रिया में ये स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इनको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। 9वां, लवक। यह केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: हरित लवक, दूसरा अवर्णी लवक, तीसरा वर्णी लवक। हरित लवक यह हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्ण रहित होता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। पत्तियों का रंग पीला उनमें कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। दूसरा, अवर्णी लवक। यह रंगहीन लवक है। यह पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित हैं, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों आदि में ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है। तीसरा, वर्णी लवक। ये रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। वर्णी लवक के अन्य उदाहरण हैं टमाटर में लाइकोपेन और गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में विटानिन। 10वां है रसघानी। यह कोशिका की निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरी होती है। जंतु कोशिकाओं में यह अनेक व बहुत छोटी होती है, परंतु पादप कोशिका में प्रायः बहुत बड़ी और केंद्र में स्थित होती है। 11वां, केंद्रक। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। यह कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है। इसे क्रोमेटिन कहते हैं। यह प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव में 23 जोड़ा, चिंपांजी में 24 जोड़ा और बंदर में 21 जोड़ा। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में 2 परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखलाई पड़ते हैं जिन्हें क्रोमोनिमेट कहा जाता है। प्रत्येक क्रोमोनिमेटा एक अर्ध गुणसूत्र कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमेटिडों का बना होता है। दोनों क्रोमेटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों की हस्तांतरित करते हैं और हमारे आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। चूंकि ये जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं एवं गुण सूत्रों के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, इसलिए गुण सूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है। क्रोमेटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचनाएं दिखाई पड़ती हैं। इसे केंद्रिका कहते हैं। इसमें राइबोसोम का संश्लेषण होता है। डीएनए एवं आरएनए की संरचना डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, यद्यपि उसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलती है। क्षार। डीएनए में उपस्थित क्षार 4 प्रकार के होते हैं: एडेनिन, गुआनिन तथा साइटोसिन और थायमिन। डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थायमिन से, साइटोसिन सदैव गुआनिन से जुड़ा रहता है। एडेनिन व थायमिन के बीच 2 हाइड्रोजन
आबंध तथा साइटोसिन व गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन आबंध होते हैं। सन 1953 में जेडी वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल प्रतिपादित किया। इस काम के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। डीएनए का कार्य यह सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। आरएनए का निर्माण डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए संकर का निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजन बेस थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। कुछ समय बाद आरएनए की समजार श्रृंखला अलग हो जाती है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। पहला, ये राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। दूसरा, टीआरएनए, यह प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर लाते हैं जहां पर प्रोटीन बनता है। तीसरा, एमआरएनए, केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्लों को चुनने में मदद करता है। डीएनए एवं आरएनए में मुख्य अंतर। नंबर 1, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। आरएनए में शर्करा राइबोज होती है। नंबर 2, डीएनए में बेस एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एवं साइटोसिन होते हैं, जबकि आरएनए में बेस थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। नंबर 3, डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, जबकि आरएनए केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। पादप एवं जंतु कोशिका में मुख्य अंतर। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। जंतु कोशिका में जंतु कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। नंबर 2, पादप कोशिका में लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होता है। तीसरा, तारककाय अनुपस्थित रहता है पादप कोशिका में, जबकि तारककाय जंतु कोशिका में उपस्थित रहता है। पादप कोशिका की रिक्तिका बड़ी होती है, जंतु कोशिका की रिक्तिका छोटी होती है। पादप कोशिका का आकार लगभग आयताकार होता है, जबकि जंतु कोशिका का आकार लगभग वृत्ताकार होता है। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 में विर्चाउ ने देखा। कोशिका का विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। पहला, असूत्री विभाजन, दूसरा समसूत्री विभाजन एवं तीसरा अर्धसूत्री विभाजन। पहला, असूत्री विभाजन। यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में होता है। दूसरा, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 में देखा। उन्होंने ही सन 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटा गया है, जो निम्न है। पहला, अंतरावस्था, दूसरा पूर्वावस्था, तीसरा मध्यावस्था, चौथा पश्चावस्था और 5वां अंत्यावस्था।
इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका से 2 संतति का निर्माण होता है। प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है। समसूत्री विभाजन की पांचव्यावस्था सबसे छोटी होती है, वह केवल 2 या 3 मिनट में समाप्त हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन। फार्मर तथा मूरे ने कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन को मायोसिस नाम दिया। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम बिजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्रॉस वर्गन ने 1888 में किया। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन निम्न 2 चरणों में पूरा होता है। पहला अर्धसूत्री 1, दूसरा अर्धसूत्री 2। अर्धसूत्री फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला प्रोफेज 1, दूसरा मेटाफेज 1, तीसरा एनाफेज 1 एवं चौथा टेलीफेज 1। प्रोफेज 1 सबसे लंबी प्रावस्था होती है, जो कि 5 उप अवस्थाओं में पूरी होती है। पहला लैप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पैंकेटीन, चौथा डिप्लोटीन एवं 5वां डाइकानेसिस। जाइगोटीन अवस्था में गुणसूत्रों के जोड़े बन जाते हैं। इस क्रिया को अंतग्रथन कहते हैं। डिप्लोटीन उप अवस्था में गुणसूत्र कुछ बिंदुओं पर आपस में जुड़े होते हैं। इन बिंदुओं को काईएन्ज़ा कहते हैं। यहाँ पर समजात गुणसूत्रों के बीच क्रोमेटिड खंडों का आदान प्रदान होता है। इस घटना को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन 2 समसूत्री विभाजन के समान होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। पहला, समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। दूसरा, समसूत्री विभाजन में कम समय लगता है, अर्धसूत्री विभाजन में अधिक समय लगता है। समसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। नंबर 4, समसूत्री विभाजन में संतति कोशिका में जनक जैसी ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं होती, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता होती है। नंबर 5, समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। नंबर 6, समसूत्री विभाजन में प्रोफेज अवस्था छोटी होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज अवस्था लंबी होती है। आनुवांशिकी वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी ग्रीगर जोहान मेंडल ने 1822-1844 ने दी थी। इसी कारण उन्हें आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नामक का उपयोग किया।
जोहानसेन ने 1909 में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। फिनोटाइप, जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप, जीवधारी के आनुवंशिक संगठन को इसका जीनोटाइप कहते हैं, जो कि कारकों का बना होता है। आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। मेंडल ने पहले एक जोड़ी विपरीत गुणों की, फिर 2 जोड़े विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया, जिन्हें क्रमशः एक संकरीय तथा द्विसंकरीय क्रॉस कहते हैं। एक संकरीय क्रॉस, मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लिए लंबे एवं बौने पौधों के बीच क्रॉस कराया, जो निम्न परिणाम प्राप्त हुए। पौधे का फोनोटाइप अनुपात 3:1 और जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 प्राप्त हुआ। द्विसंकरीय क्रॉस, मेंडल ने द्विसंकरीय क्रॉस के लिए गोल तथा पीले बीज व हरे व झुर्रीदार बीज से उत्पन्न पौधों को क्रॉस कराया। इसमें गोल तथा पीला बीज प्रभावी होता है। उपयुक्त दोनों प्रकार के प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता के संबंधित कुछ नियम दिए, जिन्हें मेंडल के आनुवंशिकता के नियम से नाम से जाना जाता है। इन नियमों में पहला एवं दूसरा नियम एक संकरीय क्रॉस के आधार पर तथा तीसरा नियम द्विसंकरीय क्रॉस पर आधारित है। मेंडल के नियम, पहला, प्रभाविकता का नियम। एक जोड़ा विपयारी गुणों वाले शुद्ध पिता या माता में संकरण करने से प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं, जबकि अप्रभावी गुण छिपे जाते हैं। प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देता है, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित अवश्य रहता है। यह गुण दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है। दूसरा, पृथक्करण का नियम। लक्षण कारकों के जोड़ों के दोनों कारक युग्म बनाते समय पृथक हो जाते हैं। इनमें से केवल एक कारक ही किसी एक युग्मक में पहुंचता है। इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तीसरा, स्वतंत्र अपविहन का नियम। जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे को प्रभावित नहीं करती। युग्म विकल्पी, एक ही गुण के विभिन्न विपर्यायी रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण कारकों को एक दूसरे का युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। सहलग्नता, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जीनों की इस प्रवृत्ति को सहलग्नता कहते हैं, जबकि जीन जो एक ही गुणसूत्र पर स्थापित होते हैं और एक साथ वंशानुगत होते हैं उन्हें सहलग्न जीन कहते हैं। लिंग सहलग्न जीन लिंग सहलग्न गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। वास्तव में एक्स गुणसूत्र पर स्थित जीन ही लिंग सहलग्न जीन कहे जाते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव नर तथा मादा दोनों पर पड़ता है। लिंग सहलग्नता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या मार्गन ने की थी। मनुष्यों में कई लिंग सहलग्न गुण जैसे रंग वर्णांधता, गंजापन, हिमोफीलिया, मायोपिया, हाइपरट्राइकोसिस इत्यादि पाए जाते हैं। लिंग सहलग्न गुण स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा प्रकट होते हैं। मानव आनुवंशिकी, गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वाल्डेयर ने 1888 में किया था। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव के कोशिकांगों में होती है तो उन्हें
प्लाज्मा जीन कहते हैं। 1956 में एस बेंजर द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई। इसके अनुसार जीन के कार्य की इकाई सिस्ट्रॉन, उत्परिवर्तन की इकाई न्यूट्रॉन तथा पुनः संयोजन की इकाई को रेकान कहा जाता है। मानव में 20 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। आर्थर कोनवर्ग ने 1962 में डीएनए पॉलीमेरेज नामक एंजाइम की खोज की, जिसकी सहायता से डीएनए का संश्लेषण होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से तथा दूसरा शुक्राणु के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। शुक्र जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। आधे वे जिनमें 23वीं जोड़ी का X गुणसूत्र आता है, अर्थात 22 + X, और आधे वे जिनमें 23वीं जोड़ी में Y गुणसूत्र आता है, जैसे 22 धन Y। नारियों में एक समान प्रकार का गुणसूत्र है, अर्थात 22 धन X, तथा 22 धन X वाले अंडाणु पाए जाते हैं। निषेचन के समय यदि अंडाणु X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो युग्मनज में 23वीं जोड़ी XX होगी और इससे बनने वाली संतान लड़की होगी। इसके विपरीत किसी अंडाणु में Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचित होगा तो XY गुणसूत्र वाला युग्मनज बनेगा तथा संतान लड़का होगा। अतः पुरुष का गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। परख नली शिशु के मामले में निषेचन परख नली के अंदर होता है। बच्चों, अभी आपने जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवधारियों का वर्गीकरण, कोशिका विज्ञान एवं आनुवंशिकी के बारे में जाना। आगे के भाग में हम जैव विकास एवं उसके आगे और भी जो खंड हैं उनके बारे में बताएंगे। तो बच्चों, आप अपना प्रयास जारी रखें। आपके प्रयास से आपको सफलता जरूर मिलेगी, यही हमारी शुभकामना है। हमसे संपर्क करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है voiceforblind यानी voice for blind @gmail.com। धन्यवाद।